ओके, तो आप सबका स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में हम बात करेंगे लाल किताब में और लाल किताब के एक टॉपिक में जो कि चाइल्ड बर्थ है। ठीक है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमें थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है कि लाल किताब क्या है। ठीक है, तो लाल किताब एक सिस्टम है, जैसे आप कोई भी ज्योतिष सिस्टम फॉलो करते हैं तो लाल किताब भी एक एस्ट्रोलॉजी की ही सिस्टम है। ठीक है, और लाल किताब एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है जो कि आपको जीवन जीने का तरीका बताती है। ठीक है, जिसमें प्रिकॉशंस भी रहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेटरी प्लेसमेंट। ठीक है, लाल किताब एक ऐसी ज्योतिष विद्या है जो कि उत्पत्ति हुई है सामुद्रिक ज्योतिष से, सामुद्रिक विद्या से, जिसे कहते हैं हस्तरेखा। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल हस्तरेखा है उससे और लाल किताब के हस्तरेखा में काफी अंतर है। ठीक है, विचारों में मान्यता ये है कि लाल किताब का इंस्पिरेशन वैदिक ज्योतिष से हुआ है, लेकिन लाल किताब के रूल्स कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि लाल किताब इज मच मोर एक्यूरेट देन वैदिक ज्योतिष और एनी अदर एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। और इसको पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि किसी ने ज्ञान को पूरी तरह से प्राप्त किया है। ठीक है, और ये ऐसी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है जिसमें आपको रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा और प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ लाल किताब। ठीक है, तो लाल किताब के नोट्स जनरली ये रिकमेंडेड है कि आप लाल रंग के पेन से बनाएं। ठीक है, अभी अगर आपके पास लाल रंग का पेन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, तो आप कोशिश यही करें कि लाल रंग के पेन से अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और एक छोटा सा टिप और देना चाहूंगा, अगर आप लोग कोई कॉपी भी बनाते हैं नोट्स बनाने की लाल किताब की स्पेशली, तो इस तरह की कॉपी आप ले सकते हैं जो मेरे स्क्रीन में दिख रही है। ठीक है, तो पहले जमाने में ये बही खाता या मुंशी लोग इस तरह की चीजें यूज करते थे। ठीक है, दिख रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह की कॉपी में आप यूज कर सकते हो जो कि रेड कोटिंग है इसमें। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि चमकदार लाल कोटिंग ना हो। ठीक है, अब क्यों ऐसे बोल रहा हूँ वो चीजें आपको आगे समझ आ जाएगा इसी सेशन में। अब ऊपर ओके, ठीक है, ऊपर इसी सेशन में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो सेशन को शुरू करते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को सबसे पहले हम समझते हैं। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा जो भी मैं ये व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू से आई विल ट्राई टू सेव इट। ठीक है, और ये जो है ये मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके वीडियो के साथ दोबारा देख सकें और इसको रिवाइव कर सकें एज अ पीडीएफ। ठीक है, अब लाल किताब जो है हमें ये पता है जो कि वैदिक ज्योतिष जैसा ही है। ठीक है, लेकिन इसके खुद के रूल्स हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, हमें ये आना चाहिए कि लाल किताब की कुंडली बनती कैसी है। तो इसलिए मैं इस वाले पेज पे पहले जाता हूँ। तो आप में से कोई भी अपनी कुंडली बता सकता है, कोई भी, एनीवन। कुंडली सबको बनानी आती है, मतलब सबको पता है कि कैसे कुंडली बनती है इस सेशन में जो भी हमारे साथ जुड़े। यस, नो? यस। तो कोई भी यस सर। अपना जो चार्ट है वो एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, या मेरे को बता दीजिए वर्बली एक ग्रह कहाँ बैठे हैं, राशि क्या है। एनीवन कैन डू इट। I can give you mine. I'll just सर जी मैं भेज देता हूँ। हाँ, बता दीजिए सर। छठा है लगन का। ओके, इसके बाद
सेवेंथ सेकंड बॉक्स है। 8 फोर्थ में मून राहु है। फोर्थ में मून एंड राहु। फिफ्थ में मार्स जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर। सिक्स्थ में मरकुरी। सिक्स्थ में मरकरी। सेवेंथ में सन वेनस। सन एंड वीनस। नाइन्थ में सैटर्न। सैटर्न। 10th में केतु। 10th में केतु। तो जनरली हमारी कुंडली ऐसे बन के आती है, ठीक है, जिसमें राशि भी होती है और हमारे पास ग्रह भी होते हैं। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये राशियां हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मनोज सर वर्गो एसेंडेंट है, ठीक है, ये सबको पता है ये चीज। तो पहले नंबर पे 6 आ रहा है तो इसका मतलब दैट पर्सन इज वर्गो एसेंडेंट। लेकिन लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं होता। लाल किताब में एक फिक्स राशि होती है। यहाँ पे वैदिक ज्योतिष में ये राशियां मूव करती हैं। मतलब यहाँ पे किसी का 7 भी आ सकता है, किसी का 8 भी आ सकता है, किसी का 2 भी आ सकता है। लेकिन लाल किताब में हमेशा ही ये 7 होगा और इसको हमेशा ही 1 मानेंगे, ठीक है, फिक्स होगा। ग्रह वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम इसको फर्स्ट राशि और पहला घर बोलेंगे। फिर हम बोलेंगे इसको हमेशा ही 2 बोलेंगे, तो सेकंड राशि एंड सेकंड हाउस। थर्ड राशि और थर्ड हाउस। फोर्थ राशि और फोर्थ हाउस, हमेशा इसको इसी तरह से बोलेंगे। फिफ्थ राशि और फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ राशि और सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ राशि और सेवेंथ हाउस। एट्थ राशि एट्थ हाउस। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे और जब भी कुंडली बनाएंगे इसको हमेशा 9 ही लिखेंगे, इसको हमेशा 10 ही लिखेंगे, और इसको हमेशा 11 ही लिखेंगे, और इसको हमेशा 12 ही लिखेंगे, चाहे आपकी कुंडली में कोई भी नंबर आ रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपकी कुंडली में 7 आ रहा है पहले घर में, सेकंड हाउस में 8 आ रहा है, तो उसको आप 2 ही मानेंगे। लाल किताब की कुंडली बनती ही ऐसे सिंपल। आपको सबसे पहले ये करना, पहला स्टेप यही रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका जो कुंडली है वो बनाएंगे, राशियों को हटाना है और सेम टू सेम वहां पे पहले घर में नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके सेट कर देना। दैट इज द फर्स्ट मेथड टू क्रिएट द लाल किताब कुंडली। इसमें कोई डाउट है? अब इसके बाद क्या होता है कि हर ग्रह का एक मालिक, मतलब हर घर का एक मालिक होता है, ठीक है, हर घर का एक मालिक होता है। अब उसको कैसे समझेंगे? जैसे कि हमने बताया लाल किताब की कुंडली, चाहे मैं अरुण जी की बनाऊं, चाहे मैं मनोज जी की बनाऊं, चाहे मैं किसी और की बनाऊं, तो हमेशा सबका ही पहला घर यही होगा, 1 यही होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले घर का जो मालिक है वो मंगल है, मार्स। दूसरे घर का जो है वीनस। तीसरे घर का है मरकरी। चौथे घर का है मून। पांचवें घर का है सन। छठे घर का है मरकरी। सातवें घर का है वीनस। आठवें घर का है मार्स। नौवें घर का है जुपिटर। 10वें घर का है सैटर्न। 11वें घर का सैटर्न और इसका जुपिटर, ठीक है। तो ये बेसिक हमें सबको पता है। अब एक चीज इसमें और चीज हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा ग्रह कहाँ पे उच्च का होता है, मतलब एक्सॉल्टेशन में होता है, और कौन सा ग्रह डेबिलिटेशन में होता है, कौन से घर में, ये हमें पता होना चाहिए। ये जो घर होते हैं 1 4 7 एंड 10, इसको केंद्र बोला जाता है या बोला जाता है बंद मुट्ठी। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये सामुद्रिक ज्योतिष में आधारित है, तो इस वजह से आपकी हथेली के पार्ट्स को भी ये लेता है, तो उसी के टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है इसको बंद मुट्ठी, ठीक है। 1 4 7 10 इज बंद मुट्ठी।
और उसके बाहर के जो है वो खुली मुट्ठी, ठीक है। 1, 4, 7, 10 ये बंद मुट्ठी है और बाहर के जो घर हैं वो खुली मुट्ठी है, मतलब 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 इनको बोलेंगे खुली मुट्ठी के घर, ठीक। अब इसके बाद बोलेंगे कि भाई बंद मुट्ठी में उच्च के ग्रह कौन से होते हैं, मतलब एग्जॉल्टेड प्लैनेट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेशन में आता है सूर्य, फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेशन में रहता है बृहस्पति जुपिटर, सेवेंथ हाउस में एग्जॉल्ट होता है सैटर्न, टेंथ हाउस में एग्जॉल्ट होता है मार्स, ठीक है। तो ये बंद मुट्ठी के हमारे पास एग्जॉल्टेशन हो गए। तो एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स को मैं राउंड कर देता हूं ताकि समझने में क्लियर हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको तो पहले घर में एग्जॉल्टेड कौन है, सन, फोर्थ हाउस में जुपिटर, सेवेंथ हाउस में सैटर्न, टेंथ हाउस में मार्स। अब बंद मुट्ठी के बाहर भी कुछ ग्रह एग्जॉल्टेड होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे दूसरे घर में मून, तीसरे घर में राहु, छठे घर में मरकरी, मतलब मरकरी का घर भी है और मरकरी यहाँ पे उच्च घर भी है। अब आगे चलते हैं, नौवें घर में केतु और 12वें घर में शुक्र, ठीक है, 12वें घर में शुक्र। तो इसको मतलब ये ग्रह यहाँ पे उच्च के होते हैं, मतलब अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, देंगे कोई गारंटी नहीं है, दे सकते हैं, क्यों नहीं गारंटी है, वो एडवांस की बात है, ठीक है। तो एग्जॉल्टेशन मतलब ओवरऑल आप माने अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं तो ग्रह कहीं ना कहीं जाके नीच के भी होते हैं, मतलब डेबिलिटेशन में भी होते हैं। तो डेबिलिटेशन में कहां होते हैं, जहां वो उसके ठीक ऑपोजिट में पहुंच जाते हैं। जैसे कि सूर्य पहले घर में एग्जॉल्टेड है, तो इसको तो उसका ऑपोजिट कौन सा घर होगा, सेवेंथ। तो इसको मतलब सन यहां पे जाके एग्जॉल्टेड सॉरी नीच या डेबिलिटेशन में आ जाएगा। तो इसमें माइनस लगा देता हूं ताकि आपको पता चले। तो सन कहां पे डेबिलिटेशन में होगा, सेवेंथ में। और सैटर्न कहां पे होगा, फोर्थ हाउस में, 1 में, सॉरी, ठीक, एकदम ऑपोजिट देखना है, ठीक है। अब चौथे घर में डेबिलिटेशन में कौन होगा, मार्स, क्योंकि वो 10th पे एग्जॉल्टेड है। और जुपिटर डेबिलिटेशन में कहां होगा, 10th पे। चंद्रमा नीच का कहां होगा, 8th में। राहु नीच का कहां होगा, 9th में, ठीक है। यहाँ पे केतु नीच का कहां होगा, यहाँ पे। केतु 2 जगह नीच का होता है, उसके फंडा हम अभी बात करेंगे, ठीक है। मेजरली आप यही घर पर चलेंगे। अब छठे घर में कौन नीच का होगा, वीनस, क्योंकि एकदम अपोजिट देखिए, ठीक है। और 12वें घर में कौन होगा, मरकरी, ठीक है। तो नीच का मतलब आप ये समझे कि यहाँ पे समस्या है, अब वो ग्रह खराब है, वो खराब असर देंगे, ठीक है। तो नीच का मतलब वो खराब असर देंगे, उच्च का मतलब वो अच्छे असर देने के लिए उस लाइन में है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अभी तक। So the minus ones are for sure they give you bad results, but the good ones are the ones may give you good results. So it's not 100% sure that it will give you good results. At this moment, you need to understand it like that. But Okay. in some cases, even a bad posited planet can be little bit better, not that much bad.
It totally depends on the condition, because Lal Kitab is condition based book and knowledge. Okay, so in any case, let's say if we talk about Saturn in first house, overall we will say that Saturn is not good in the first house, but there are certain conditions on which we can say Saturn is good, or maybe it is not going to create that much bad result. तो एक सूत्र बताता हूं, if any planet it exalted as well as debilitated in the same house, for example सूर्य पहले घर में उच्च का है और शनि पहले घर में नीच का है, और शनि सूर्य अगर पहले घर में बैठे हो तो एक दूसरे की साथ नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे, वो कुछ एडवांस के टॉपिक है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझे, कौन एग्जॉल्टेड कहाँ है, कौन डेबिलिटेटेड कहाँ है, कौन नीच का कहाँ है, ठीक है, कौन कहाँ उच्च का है, कौन नीच का है, किसका घर क्या है, ठीक है। अभी हम पक्के घरों की बात नहीं कर रहे, फिर ये टॉपिक लंबा ही चलता जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप पे हमें क्या सीखना है, अगले स्टेप पे हमें सीखना है कि लाल किताब के एस्पेक्ट क्या होते हैं, मतलब दृष्टियां क्या होती हैं। वैदिक की जैसी दृष्टि होती है वैसी लाल किताब की दृष्टि नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो क्या होती है, फिर से मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या होता है, इसमें सबसे पहला एक रूल होता है, पहले के घर बाद के घर। मतलब पहले के घर क्या होता है, 1 to 6 उनको पहले के घर बोला जाता है, और 7 to 12 वो बाद के घर होते हैं, ठीक है। पहले के घर बाद के घर। तो एक मेजर रूल ये है कि पहले के घर बाद के घरों को देखते हैं, बाद के घर पहले के घर को नहीं देखते। ये पहला रूल हमें दिमाग में रखना, ओके। तो कैसे होता है, तो इसका मतलब पहला घर सातवें घर को देखता है, लेकिन सातवां पहले को नहीं देखता, ठीक है। यहां पे हम घरों की दृष्टि कर रहे हैं, वैदिक में ग्रहों की दृष्टि करते हैं, ठीक है। मोटा मोटा हम यहाँ पे घरों की दृष्टियां देख रहे हैं। लाल किताब में जब आप एडवांस करेंगे तब आपको ये पता चलेगा ग्रहों की भी दृष्टि होती है, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। घर की दृष्टि होती है, तो उसको सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं कि पहला घर सातवें घर को देखेगा, ठीक है। दूसरा घर छठे घर को देखेगा, दूसरा घर छठे घर को देखेगा, तीसरा घर नौवें को देखेगा और 11वें को देखेगा, ठीक है। तीसरा घर 9वें को देखेगा और 11वें को देखेगा। चौथा घर 10वें को देखेगा। पहले के घर बाद के घरों को देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिमाग में रखना। पांचवा घर 9वें को देखेगा, ठीक है। पहला घर 7वें को देखता है, दूसरा घर छठे को देखता है, तीसरा घर 9वें को और 11वें को देखता है, चौथा घर 10वें को देखता है, पांचवा घर 9वें को देखता है। अब इसके बाद पहले के घर में आखिरी घर आता है छठा वाला, तो छठा किसको देखेगा, 12वें को। दोबारा बता देता हूं, फर्स्ट हाउस 7 को देख रहा है, सेकेंड हाउस 6 को देख रहा है, थर्ड हाउस 9 एंड 11 को देख रहा है, फिफ्थ हाउस 9 को देख रहा है, सिक्स्थ हाउस 12 को देख रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? ओके। अब कुछ एक्सेप्शनल रूल है कि कुछ बाद के घर पहले के घर को देखते हैं। वो कौन से होते हैं? 8वां घर दूसरे घर को देखता है, 8वां घर दूसरे घर को देखता है, ठीक है। ये हमारी दृष्टि हो गई, इसमें कोई डाउट है? ओके। अब इसमें कुछ स्पेशल दृष्टि है 2 ग्रहों की, वो बात कर लेते हैं। एक
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब अगर किसी वजह से शनि छठे घर में हो, सिर्फ शनि ही या उसी के पास ताकत होगी उल्टा देखने की दूसरे घर को। अभी तक हमने सोचा है कि ये देखा है लास्ट स्लाइड में कि छठा घर 12वें को देख रहा है, लेकिन अगर शनि यहां पे बैठ जाए तो वो 12वें को भी देखेगा, दूसरे को भी देखेगा। ये समझ आया? ओके। अब अगर बुध 9वां हो या बुध 12वां हो, उसके पास भी ताकत होती है उल्टा देखने की। इसका मतलब बुध जब भी 9वें में होगा तो वो तीसरे को देखेगा, और बुध जब भी 12वें में होगा वो छठे को देखेगा। ठीक है, ये दो एक एक्सेप्शनल आपको याद रखने। शनि छठा हो तो दूसरे को देखता है एक एडिशनली, बुध 9 हो तो तीसरे को देखेगा, बुध 12 होगा तो छठे को देखेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हमने कर लिया कि लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है, कौन सा घर है, कौन सा ग्रह कहाँ उच्च का होता है, कौन सा ग्रह कहाँ नीच का होता है। अब लाल किताब में, अब पीछे जाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड है वहां लिख लेता हूं। लाल किताब में ये मान्यता है जैसे दो रंग मिलकर एक नया रंग बनाते हैं, वैसे ही दो ग्रह बनकर एक ग्रह की ताकत बनते हैं, जिसे हम कहते हैं मशनूई ग्रह। मतलब क्या हुआ, दो ग्रह, एक ग्रह के अंदर दो ग्रह की जान है, या दो ग्रह मिलकर एक ग्रह बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर। अब जुपिटर को लाल किताब में किस्मत बोला गया है। ठीक है, किस्मत बोला गया है। तो आज का सेशन चाइल्ड बर्थ का है, तो इसलिए आप ये सोचें कि बृहस्पति पुत्र की पैदाइश की ताकत है। ठीक है, बृहस्पति पुत्र की पैदाइश की ताकत है, या पैदाइश करने की क्षमता है बृहस्पति। और बृहस्पति दो ग्रह से बनता है। कौन कौन से ग्रह से बनता है? सूर्य प्लस शुक्र, सन एंड वीनस मिलकर बृहस्पति बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सूर्य, सन। अब सूर्य क्या है? आपकी सेहत है या बच्चे की सेहत है। ठीक है, सूर्य सेहत का कारक है। तो यहां पे सूर्य दो ग्रह से मिलकर बन रहा है, जो कि बुध और शुक्र। सूर्य बन रहा है बुध और शुक्र से। चंद्रमा वो भी दो ग्रह से बनकर बन रहा है। चंद्रमा को हमने माता का पदवी दी है, माता। चंद्रमा क्या है? माता। तो चंद्रमा बनता है सूर्य और बृहस्पति से, जुपिटर से। चंद्रमा बनता है सन प्लस जुपिटर। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र क्या चीज है? हाँ, साथ ही में शुक्र दुनियावी सुख। ठीक है, जो मेटेरियलिस्टिक आपके सुख है वो सारा शुक्र है। और फीमेल औरत शुक्र, तो ये बनता है राहु प्लस केतु से। ठीक है, राहु प्लस केतु इक्वल टू वीनस। अब सबसे डिफिकल्ट प्लैनेट मैं लिख रहा हूं, दैट इज मार्स टू हैंडल। मार्स एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है मार्स पॉजिटिव
मार्स एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव मार्स है उसको मंगल नेक का नाम दिया गया है लाल किताब में, और नेगेटिव मार्स को नाम दिया गया मंगल बद, है ना। मंगल नेक इज पॉजिटिव, नेगेटिव मंगल इज मंगल बद, जिसे आप एक तरह से एक फॉर्म में समझ लें कि जिसे आप मांगलिक भी या मांगलिक दोष भी कहते हैं, तो आप मोटा मोटा यही समझें कि ये मंगल बद है, ठीक है, बैड मार्स। तो दोनों के कॉम्बिनेशन है, दोनों की मिलावट अलग होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो मिलावट कहाँ अच्छी होगी, अच्छे वाले में क्या होगा, सूर्य और बुध अगर जुड़ेंगे तो यहाँ पे मंगल अच्छा होगा। मंगल चाइल्ड बर्थ के केस में हम क्या मानेंगे, औलाद को जिंदा रखने की ताकत मंगल, ठीक है, औलाद को जिंदा रखने की ताकत मंगल। मंगल बद मतलब नेगेटिव मंगल, ठीक है, या मंगल बद कैसे बनता है, सूर्य और शनि के मिलन से, सूर्य और शनि के मिलन से। तो ये दोनों ही इंपैक्ट किसको करेंगे, औलाद की जिंदगी में, ठीक है, औलाद के लाइफ में। देखिए यहाँ पे औलाद की जब बात आती है लाल किताब में, मेजरली पुत्र संतान को बोला गया है, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, आगे इसको ही रिजेंबल करना। औलाद जो है मेजरली लाल किताब में पुत्र संतान को बोला गया, ठीक है। बट फीमेल चाइल्ड के भी योग हैं जो हम बात करेंगे आगे, और मेल चाइल्ड के भी योग होते हैं, तो अलग अलग योग होते हैं, साथ में भी योग होते हैं। तो हम ओवरऑल इसको मोटा मोटा लेके चलेंगे चाइल्ड बर्थ पे। तो मंगल हमने ये देखा कि औलाद को जिंदा रखने की ताकत मंगल देता है। पॉजिटिव मंगल जो है वो ये है और नेगेटिव मंगल ये है। अब बात करते हैं बुध की। बुध जो है आपके जीवन में जो इज्जत और शोहरत मिल रही है वो बुध की ताकत से मिल रही है। चाहे वो बच्चा जो होगा क्या आपको अच्छी इज्जत भी देगा, तो बुध अगर अच्छा होगा तो आपकी इज्जत में मुनाफा होगा या उसकी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो बुध मरकरी तो क्या बढ़ा रहा है, वो आपकी इज्जत शोहरत। तो बुध किससे बना हुआ है, बृहस्पति और राहु। काफी बार हमने जो एस्ट्रो वास्तु किया था वहां पे भी हमने डिस्कस किया था, याद है, बृहस्पति और राहु से मिलकर बुध बना है। अब शनि एक ऐसा ग्रह है वो भी दो रूप रखता है। शनि को बोला जाता है वो भी दो रूप रखता है, एक अच्छा एक बुरा।